आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है गाउस के नियम की सहायता से। इसमें अपन गोले के बाहर r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। E आउट का मान आया KQ/r², r है। इसके अलावा गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं, उसका मान आया KQ/r², r बराबर क्या है, r है। तीसरा केस लेते हैं अपन, जब r है यानी बिंदु P आवेशित अचालक गोले के क्या है, अंदर है। इस कंडीशन में यहाँ पर अंदर की तरफ एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया। तो यहाँ जो स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनेगा उसके अंदर परिबद्ध आवेश का मान क्या है, स्मॉल q है। तो यहाँ स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश स्मॉल q है। इस कंडीशन में यहाँ पर देखें तो ये अल्पांश जो होगा, इस पर क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। और इस कंडीशन में यदि गाउस का नियम और फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग करें तो फाई बराबर आएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और ये बराबर हो जाएगा परिबद्ध आवेश स्मॉल q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। E और dA दोनों समान दिशा में हैं, तो यहाँ पर E वेक्टर व dA वेक्टर समान दिशा में हैं, तो इनके बीच का कोण थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फाई की जो वैल्यू होगी, या ये देखें तो यहाँ से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA और ये बराबर होगा q अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यदि इस चीज़ को अपन सॉल्व करें तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो E बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा E और यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA और ये आएगा q अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA का मतलब होगा कि जो अपने पास स्मॉल r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA ये बराबर क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E और ये आ जाएगा 4πr² और ये बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट और क्या आएगा, r², या यहाँ पर 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, k। तो यह आएगा E इन बराबर KQ अपॉन r², r लेस देन क्या होगा, r होगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है आवेशित अचालक गोले के अंदर। लेकिन यहाँ इस आवेशित अचालक गोले के अंदर वाला जो भाग है, इसमें परिबद्ध आवेश का मान क्या है, स्मॉल q है, जिसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। तो इस स्मॉल q को कैपिटल Q के रूप में क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्मॉल r त्रिज्या का क्या है, गोला है, और एक कैपिटल R त्रिज्या का क्या है, गोला है। स्मॉल r त्रिज्या के गोले में परिबद्ध आवेश क्या है, स्मॉल q है। तो कैपिटल R त्रिज्या के गोले में परिबद्ध आवेश क्या है, कैपिटल Q है। इस कंडीशन में जो आवेश है, चूंकि वो आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से विद्यमान है, तो यहाँ पर इन दोनों गोलों में जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ का आयतन आवेश घनत्व क्या हो गया, रो, और ये बराबर क्या होगा, आवेश बटा में क्या हो जाएगा, आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। यहाँ का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो, और ये क्या होगा, आवेश बटा में क्या हो जाएगा, 4/3 और क्या हो जाएगा, πr3। अब यहाँ से दोनों चूंकि आयतन आवेश घनत्व है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से स्मॉल q 4/3 π स्मॉल r3, और ये क्या आएगा, q 4/3 π और क्या आ गया, कैपिटल R3। 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, तो स्मॉल q का मान कितना आ जाएगा, q r³ अपॉन क्या आ जाएगा, r³। ये यहाँ पर जो स्मॉल r त्रिज्या का छोटा गोलाकार गाउसीय पृष्ठ या गोले के अंदर जो माना है, उसके अंदर परिबद्ध आवेश की क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी। तो स्मॉल q का मान q r³ अपॉन क्या हो जाएगा, r³। अब यहाँ पर स्मॉल q की वैल्यू अपने को रखनी है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E इन बराबर K अपॉन r², q r³ अपॉन क्या हो जाएगा, r³। r² है तो r रह जाएगा,
तो यहाँ ई इन बराबर क्या हो जाएगा के क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ये होगा आर लेस देन आर। यानी आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। ये 3 स्थितियां हैं और इन तीनों स्थितियों के द्वारा आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर, चाहे वो बिंदु P गोले के बाहर है, चाहे वो बिंदु P गोले की सतह पर है, चाहे वो बिंदु P गोले के अंदर है, तो उस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने व्यंजक ज्ञात किया है। एक बार और देख लें। इसमें एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है। इस कैपिटल आर त्रिज्या के अचालक गोले को आवेश क्या दिया, Q दिया। तो ये जो आवेश Q होगा वो इस संपूर्ण गोले की सतह पर उसके आंतरिक भाग में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आवेशित अचालक गोला। ठीक है। अब इस आवेशित अचालक गोले का जो केंद्र है वो क्या है, C है, और केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P गोले के बाहर लिया, एक बिंदु P गोले की सतह पर लिया और एक बिंदु P गोले के कहाँ लिया, अंदर लिया। बिंदु P जो गोले के बाहर है, इस बिंदु P पर यहाँ पर स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। सतह पर है, यहाँ पर स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R, और अंदर है वहाँ स्मॉल r लेस देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गोले के बाहर स्थित बिंदु है, उस बिंदु पर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। इस पर एक अल्पांश लिया। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। इनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। बिंदु P जो गोले की सतह पर है, तो यहाँ पर भी एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r का मान कैपिटल R के क्या होगा, बराबर होगा। और बिंदु P जो गोले के अंदर है, तो वहाँ भी एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होगा, इसकी अंदर जो बिंदु P है वहाँ पर स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ क्या करेंगे, अपन निर्मित करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 गोले गाउसीय पृष्ठ बन गए, एक गोले के बाहर, एक गोले की सतह पर, एक गोले के अंदर। पहला केस देखें, जब स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा, यानी बिंदु P जो है वो आवेशित अचालक गोले के क्या होगा, बाहर होगा। तो वहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बंद पृष्ठ के लिए और गाउस के नियम का एक साथ प्रयोग करें तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर E वेक्टर dA वेक्टर दोनों समान दिशा में है, या E वेक्टर समानांतर किसके है, dA वेक्टर के है, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। और थीटा 0 होगा तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसके बाद E को बाहर ले लिया, क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, dA बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन dA का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्मॉल r त्रिज्या का गोले गाउसीय पृष्ठ है, इसकी सतह पर कई सारे अल्पांश क्या होंगे, विद्यमान होंगे। उन सारे के सारे अल्पांशों का कुल योग जो होगा वो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा, तुल्य होगा। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या रख दिया, 4 पाई r स्क्वायर रख दिया। यहाँ क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो E का जो मान आएगा वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे अपन, K लिख देंगे। तो यहाँ से E आउट बराबर K Q अपॉन r स्क्वायर और r ग्रेटर देन क्या होगा, r। ये गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद यदि r बराबर r है, यानी बिंदु P गोले की सतह पर क्या है, विद्यमान है, तो यहाँ भी एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर भी E वेक्टर dA वेक्टर क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। लेकिन जो समीकरण अपने पास E आउट वाला आ रहा है उसमें स्मॉल r बराबर क्या रख दें अपन, कैपिटल R रख दें। तो यहाँ से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मान आ जाएगा और वो मान क्या होगा, E सरफेस बराबर क्या होगा, KQ अपॉन में r स्क्वायर और r बराबर क्या आएगा, r। ये अपने पास E सरफेस का मान हो गया, यानी E सरफेस की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर KQ अपॉन r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर के रूप में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद तीसरा केस लें, जब बिंदु P आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्यमान है, तो अंदर यहाँ पर एक स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ क्या करेंगे, निर्मित करेंगे। यहाँ जो स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ निर्मित होगा उस पर भी एक क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। इस क्षेत्रफल अल्पांश पर भी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगे, दोनों समान दिशा में होंगे। लेकिन इस छोटे गोलाकार गाउसीय पृष्ठ यानी स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ जो गोले के अंदर विद्यमान है, इसमें परिबद्ध आवेश का मान क्या मान लें कि स्मॉल q है। तो यहाँ से P जब अंदर स्थित है तो स्मॉल r त्रिज्या के गोले गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या है, स्मॉल q है। इस कंडीशन में बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का यदि प्रयोग करें तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA और ये बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी E वेक्टर dA वेक्टर क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos 0 के 1 होते ही यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद E को बाहर लिया,
क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए क्यू अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर का भाग दे दिया तो ई बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे के लिख देंगे तो ई इन बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर लेस देन क्या होगा आर। यहाँ क्या है स्मॉल क्यू एक अज्ञात राशि है जिसको कैपिटल क्यू के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो यहाँ पर दो पृष्ठों की बात करें, एक तो है स्मॉल आर त्रिज्या का पृष्ठ, एक है कैपिटल आर त्रिज्या का पृष्ठ। स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर परिबद्ध आवेश का मान क्या है स्मॉल क्यू है और कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर परिबद्ध आवेश का मान क्या है कैपिटल क्यू है। तो यहाँ पर दोनों का जो आयतन आवेश घनत्व होगा, क्योंकि अचालक गोला है तो आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या रहेगा वितरित रहेगा। और इस स्थिति में दोनों का यदि आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें तो आयतन आवेश घनत्व स्मॉल आर त्रिज्या गोले का क्या हो जाएगा रो बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू और जो कैपिटल आर त्रिज्या गोले का होगा वो क्या हो जाएगा रो बराबर कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई और क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यू। दोनों के आयतन आवेश घनत्व परस्पर बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई को क्या कर दिया काट दिया। तो यहां से स्मॉल क्यू का मान आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल आर क्यू। स्मॉल क्यू का ये वाला मान इस सूत्र में रख दिया तो यहां से ई इन बराबर आ जाएगा के अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू में क्यू आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो ई इन बराबर आ जाएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन क्या आ जाएगा आर क्यूब। यानी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र प्राप्त हुआ के क्यू स्मॉल आर अपॉन क्या आ जाएगा आर क्यूब और ये आर लेस देन क्या होगा आर। इसके बाद इसमें एक स्थिति और बन सकती है, वो स्थिति कैस फोर्थ हो सकती है। और फोर्थ स्थिति क्या होगी कि जब बिंदु P आवेशित अचालक गोले के केंद्र C पर पहुंच जाए, C यानी C पर P हो, ठीक है, केंद्र पर P स्थित हो और यदि केंद्र पर P स्थित होगा तो उस केस में स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और स्मॉल r का मान यदि यहां पर शून्य रख दें तो यहां से E सेंटर यानी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी जब r बराबर क्या होगा शून्य होगा। ये चौथी स्थिति यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि किसी भी आवेशित अचालक गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन के लिए अपन ने 4 मान ज्ञात किए हैं। सबसे पहला मान है आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले की सतह पर हो, बिंदु P गोले के अंदर हो और बिंदु P गोले के केंद्र पर हो। इन चारों मानों को लिखकर एक ग्राफ यदि बनाएं, अचालक आवेशित अचालक गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को यदि एक ग्राफ के द्वारा क्या करें अपन व्यक्त करें तो वो ग्राफ अपन बना सकते हैं। और वो इस प्रकार से बनाएंगे, देखें अभी। सबसे पहले ई आउट अपन निकाला, ई आउट का मान आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन क्या है आर। तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि ई आउट का मान 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती होगा। दूसरी चीज ई सरफेस निकाली तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर बराबर क्या होगा आर। ये मान यहाँ पर अधिकतम होगा, यहाँ के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट और आर का मान भी क्या है नियत है। तीसरे केस में ई इन निकाला तो ये के क्यू स्मॉल आर अपॉन क्या आ गया आर क्यूब और आर लेस देन आर। और चौथे में निकाला अपन ने ई सेंटर तो ये मान 0 आया, जहाँ पर आर बराबर क्या रख दिया अपन ने 0 रख दिया। अब यहाँ पर आवेशित अचालक गोले केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होती है उसको यदि अपन एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करें तो ये ग्राफ यहाँ पर अपन बना दें। इस ग्राफ में इस तरफ क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस तरफ अपने पास क्या है दूरी क्या है आर है। ये कंडीशन आर बराबर आर होगी, ये कंडीशन आर लेस देन आर होगी, ये कंडीशन आर ग्रेटर देन आर होगी और ये कंडीशन आर बराबर क्या होगी 0 होगी। ग्राफ यदि आलेखित करें तो r बराबर r के केस में तीव्रता का अधिकतम मान कितना है के क्यू अपॉन कितना है आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, ये मान यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को क्या करेगा शो करेगा। तो ये हो गया के क्यू अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद केंद्र पर मान 0 है और केंद्र से जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है मान ई इन का जो मान होगा वो समानुपाती क्या होगा आर होगा। समानुपाती आर है तो ये मान एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा, यानी यहाँ से ई इन प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा।
इसके बाद बाहर की यदि बात करें तो बाहर वाले केस में ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यानी ये मान यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये आ जाएगा ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/ क्या हो गया, r²। ये होगा अपने पास ई सरफेस, और ई सरफेस पर मान क्या होगा, KQ/r²। ये ई सेंटर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो एक ग्राफ है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और आवेशित अचालक गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को इस ग्राफ के द्वारा क्या किया है, अपन ने व्यक्त किया है, या इस ग्राफ के द्वारा अपन ने क्या किया है, ज्ञात किया है। अब इसके बाद यदि कंडीशन देखें कि यहाँ पर जो अपने पास तीव्रता आ रही है वो आवेश के रूप में आ रही है। यदि इस तीव्रता को अपन आयतन आवेश घनत्व के रूप में व्यक्त करना चाहें तो आयतन आवेश घनत्व के रूप में इस तीव्रता को व्यक्त करने के लिए जो कैपिटल R त्रिज्या का गोला है उसमें परिबद्ध आवेश का मान क्या है, Q है। ठीक है, तो यहाँ से Q आवेश कैपिटल R त्रिज्या के गोले में एक समान रूप से क्या है, वितरित है। Q आवेश है, ठीक है, और कैपिटल R त्रिज्या के गोले में एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो यहां पर इसका आयतन आवेश घनत्व निकालें रो, तो यहां क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व, ये क्या आ जाएगा, रो। आवेश कितना है, Q, और आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ यदि यहां से Q का मान ज्ञात किया तो Q आएगा 4/3 रो पाई, और क्या आ जाएगा, r³। आवेश का जो मान आ रहा है 4/3 रो पाई r³, इसको अपन इस फॉर्मूले में रख दें। ठीक है, तो यहां से ई आउट का जो मान आ जाएगा वो ई आउट क्या आएगा, KQ/ में क्या है, स्मॉल का r²। ठीक है, तो यहां पर K/r² तो है ही। ठीक, अब यहां पर Q का मान कितना आ गया, 4/3 पाई रो, और क्या आया, r³। तो ये आवेश घनत्व के रूप में या आयतन आवेश घनत्व के रूप में आवेशित अचालक गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, तीव्रता हो गई। सतह पर निकालें तो सतह पर ई सरफेस बराबर क्या है, KQ/ क्या है, r² है। Q का मान रख दिया तो ई सरफेस बराबर K/r², और Q का मान कितना है, 4/3 रो पाई r, और क्या हो गया, Q r² से r रह जाएगा, तो ई सरफेस का मान आ जाएगा 4/3 K रो पाई, और क्या आ जाएगा, r। ये सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अंदर वाली यदि बात करते हैं गोले के अंदर, तो ई इन बराबर क्या आएगा, KQ/r/ क्या है, r³ है। तो यहां से ई इन बराबर आ जाएगा K/r³, R और Q का मान हो गया 4/3 रो पाई, और क्या हो गया अपने पास, r³ से r³ कैंसिल, तो यहां से ई इन बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 K रो पाई, और क्या हो जाएगा, R। ये अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस तरह से आवेशित अचालक गोले के कारण गाउस के नियम द्वारा गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर और गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अपन ने मान ज्ञात किए हैं। उसके बाद इसको ग्राफ के द्वारा क्या किया है, निरूपित किया है, और फिर इन मानों को आयतन आवेश घनत्व के रूप में क्या किया है, व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से जो टॉपिक है अपने पास आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना, ये कंप्लीट होता है। अब अपन ने गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पढ़ लिए, आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखला गोला, इसका अध्ययन अपन कर चुके हैं, और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक अपन ये भी पढ़ चुके हैं, आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ये दोनों गाउस के नियम की सहायता से अपन ने हल कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो है अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो अगला टॉपिक है अपने पास अनंत
विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे ज्ञात करनी है? गाउस नियम से ज्ञात करनी है। ये गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है। कौन सा अनुप्रयोग है? तीसरा। तो सबसे पहले तो अपने को एक अनंत विस्तार का चालक तार लेना है, उसको आवेश देना है। तो यहाँ पर ये एक अनंत विस्तार का चालक तार हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। ठीक है, ये हो गया अपने पास चालक तार। अब इसको आवेश क्या दिया? Q दिया। तो यहाँ पर इसको Q आवेश दें, तो Q आवेश इस अनंत विस्तार के चालक तार पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आवेशित चालक तार। किसका? अनंत विस्तार का आवेशित चालक तार। अनंत विस्तार के इस आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करें। दिशा ज्ञात करने के लिए यहां पर एक लंबाई अल्पांश लिया अपन ने, इसका नाम क्या रख दिया? A। दूसरा लंबाई अल्पांश यहां पर लिया, इसका नाम क्या रख दिया? B। दोनों लंबाई अल्पांशों की लंबाइयां कैसी है? समान है। और इन दोनों लंबाई अल्पांशों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी क्या हो गई? स्मॉल l हो गई। ठीक है, तो मेन चीज क्या है? A व B दो समान लंबाई के लंबाई अल्पांश हैं। यानी यहां पर A बराबर B बराबर क्या हो गया? डेल्टा L। डेल्टा L इनकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। इनमें आवेश डेल्टा Q है। आवेश क्या हो गया इनका? डेल्टा Q हो गया। अब इन दोनों लंबाई अल्पांशों का मिड पॉइंट क्या है? अपने पास O है। O से R दूरी पर यह बिंदु कौन सा हो गया? अपने पास P हो गया। इस बिंदु P पर दोनों लंबाई अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? अपने को दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है। यहां अपन ने Q0 एक परीक्षण आवेश रख दिया, टेस्टिंग चार्ज। यहां से इस पर एक प्रतिकर्षण बल इस तरफ लगेगा, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? डेल्टा ई। यहां से एक प्रतिकर्षण बल इस तरफ लगेगा, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? डेल्टा ई वेक्टर। यहां अपन देख रहे हैं कि दोनों में चूंकि आवेश की मात्रा समान है, ये वाली दूरियां भी कैसी है? समान है। तो उस केस में दोनों तीव्रताएं क्या होगी? समान होगी। यानी दोनों लंबाई अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होगी? समान। परिमाण तो उनका समान होगा, दिशा उनकी कैसी होगी? अलग अलग होगी। अब यहां देखें, इस रेखा को अपन ने आगे बढ़ा दिया। ये वाला कोण मान लिया अल्फा, ये वाला भी अल्फा है, तो इधर ये भी अल्फा होगा और ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। इस तीव्रता का इस तरफ का घटक लें तो ये घटक क्या आएगा? डेल्टा ई कोस अल्फा आएगा। इस तीव्रता का इस तरफ का घटक लें तो ये घटक क्या आएगा? डेल्टा ई कोस अल्फा आएगा। इसका लंबवत घटक इस तरफ आएगा और ये घटक क्या होगा? डेल्टा ई साइन अल्फा। और इसका लंबवत घटक ऊपर की तरफ आएगा और ये घटक क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा ई साइन अल्फा होगा। यहां देख रहे हैं कि दोनों लंबवत घटक परस्पर बराबर और विपरीत दिशाओं में हैं, तो ये घटक क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। और बिंदु P पर आवेशित चालक तार के कारण या अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो इनके क्षैतिज घटकों के कारण किधर होगी? O से P की तरफ होगी। यानी यहां पर डेल्टा E या E वेक्टर की दिशा O से P की ओर होगी। किधर होगी? O से P की ओर होगी। तो यह है अपने पास दिशा ज्ञात करने का प्रोसेस। किया क्या है? एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया, इसको आवेश क्या दिया? Q दिया। वो Q आवेश इस चालक तार पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। और जब ये आवेश Q इस चालक तार पर एक समान रूप से वितरित हो गया तो ये बन जाएगा एक अनंत विस्तार का आवेशित चालक तार। यहाँ पर जो अनंत विस्तार का आवेशित चालक तार होगा, इस चालक तार पर दो समान लंबाई के अल्पांश A और B ले लिए। दोनों की लंबाइयाँ समान है, दोनों में आवेश की मात्रा भी कैसी है? समान है।
इनका मध्य बिंदु क्या है, O है, और दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, L है। मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, P लिया। बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 पर दोनों में उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल जिस दिशा में होगा उस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई प्राप्त होगी। क्योंकि ये दूरियां समान हैं, दोनों में आवेश की मात्रा समान है, तो इस कंडीशन में डेल्टा ई और डेल्टा ई के मान क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। अब यहाँ देखें तो इस डेल्टा ई तीव्रता की जो दिशा है वो दोनों की अलग अलग है। इन तीव्रताओं की क्या ले लें अपन, घटक ले लें। तो इन तीव्रताओं के जो लंबवत घटक हैं वो बराबर विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि इन तीव्रताओं के क्षैतिज जो घटक होंगे वो एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो O से P की ओर क्या होगी, प्राप्त होगी। इसके बाद तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के बाद तीव्रता का मान निकालना है। तो यह हो गया अपने पास अनंत विस्तार का आवेशित चालक तार। इस पर आवेश का मान क्या है, अपने पास Q है। तो यह आवेश का मान क्या हो गया, Q हो गया। यहां पर एक लंबाई अल्पांश ये वाला है, इसका नाम क्या रख दिया, A। दूसरा लंबाई अल्पांश ये वाला है, इसका नाम क्या रख दिया, B। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, L है। इसका मिड पॉइंट क्या है, O है। मिड पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है। तो यहां पर बिंदु P जहां पर उपस्थित है तो एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, जिसकी लंबाई तो क्या होगी, L होगी, ठीक है, और जिसके वृत्तीय भाग की त्रिज्या क्या होगी, R होगी। तो ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ अपन ने यहां पर बना दिया। L लंबाई और R त्रिज्या का बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया। बिंदु P जहां उपस्थित है तो वहां पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है। यहां पर E वेक्टर इस दिशा में है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से इस पृष्ठ के लंबवत होगा, तो ये dA वेक्टर होगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में दो वृत्तीय पृष्ठ होते हैं। यदि बिंदु P यहां पर है क्षेत्रफल अल्पांश के रूप में, तो यहां पर E वेक्टर तो इसी तरफ होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहां थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। यदि बिंदु P इस पृष्ठ पर विद्यमान है तो यहां E वेक्टर इस दिशा में होगा और dA वेक्टर लंबवत नीचे की तरफ होगा, यानी यहां भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यह बेलन का वक्र पृष्ठ है जहां E वेक्टर dA वेक्टर समान दिशा में है और बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर E वेक्टर dA वेक्टर दोनों क्या होंगे, यहां पर परस्पर लंबवत दिशाओं में होंगे। बेलन की लंबाई क्या है, L है, और बेलन के वृत्तीय भाग की त्रिज्या क्या है, R है। अब यहां पर ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया है, आवेशित चालक तार या अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से यदि ज्ञात करनी है तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बंद पृष्ठ के लिए और गाउस का नियम लगाते हैं। तो यहां E वेक्टर डॉट dA वेक्टर परिबद्ध आवेश अनंत विस्तार के तार को दिया गया आवेश तो क्या है, कैपिटल Q है, और L लंबाई जो है जहां पर वितरित आवेश का मान लिया क्या है, Q है। स्मॉल q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल q L लंबाई पर वितरित आवेश है, तो ये L लंबाई पर वितरित आवेश हो गया। तो यहां से आवेश बटा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, और ये होगा रैखिक आवेश घनत्व। तो यहां से q बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा L आ जाएगा। तो q की जगह लैम्डा L रख दिया। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, फाई को हटा दें तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो बेलन एक बंद आकृति बन रही है वो तीन पृष्ठों से मिलकर बनी हुई है। यदि यहां पर इस पृष्ठ को नाम दे दिया अपन ने कौन सा, S1, इस पृष्ठ को नाम क्या दे दिया, S2, और इस पृष्ठ को नाम क्या दे दिया, S3। तो यहां पर जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है वो बंद आकृति तीन पृष्ठों को मिलकर बनी हुई है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको यो लिख सकते हैं कि क्लोज सरफेस है, ये सरफेस इंटीग्रेशन S1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 के रूप में इसको योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहां से इस टुकड़े को यानी यहां से इसको S1 S2 और S3 अलग अलग पृष्ठों के योग के रूप में लिख दें तो कंडीशंस क्या हो जाएगी वो देखें, इधर देख लेते हैं। तो यहां से स्थिति क्या हो जाएगी अपने पास, सरफेस इंटीग्रेशन S1 E डॉट dA प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 E डॉट dA प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 E डॉट dA, तीनों का योग कर दिया।
और ये जो है ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब S1 पृष्ठ पर कोण का मान कितना है, 0 है, तो यहां से S1 EDA cos 0 प्लस S2 EDA cos 90 प्लस S3 EDA cos 90 और ये बराबर लैम्डा एल अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइड में देखें तो यहां से रह जाएगा S1 EDA प्लस 0 और ये आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर लिया, S1 DA बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर लिया, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कौन सा, S1, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ है S1, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी यहां पर S1 DA ये आ जाएगा 2 पाई R और L, ये कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से E 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, 2 से गुणा 2 का भाग कर दें तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा 1 बाई आर, 2 से गुणा, तो E बराबर 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर K लिख सकते हैं, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, E बराबर 2K लैम्डा अपॉन आर। ये एक लास्ट रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, अपने को प्राप्त होगा। तो इस तरह से अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित चालकता के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गाउस के नियम से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ने दिशा ज्ञात की, दिशा O से P की तरफ प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ पर जो दोनों अल्पांश लिए हैं A और B, उन दोनों अल्पांशों के बीच की लंबाई क्या है, L है, और यहाँ मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है, R है, तो यहाँ पर L लंबाई, ठीक है, और यहाँ पर R त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाया। इस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान क्या है, Q है। पृष्ठ को 3 भागों में बांट लिया, एक वक्र पृष्ठ और 2 कैसे हैं, वृत्तीय पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पर E वेक्टर DA वेक्टर क्या होंगे, समान दिशा में होंगे, जबकि वृत्तीय पृष्ठ पर E वेक्टर DA वेक्टर परस्पर कैसे होंगे, लंबवत दिशा में होंगे। यहाँ से गाउस का नियम और फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग किया, तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट DA Q अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ पर Q L लंबाई पर वितरित आवेश है, तो रैखिक आवेश घनत्व Q अपॉन L बराबर क्या आ जाएगा, L लैम्डा आ जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व होगा। Q बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा L आ जाएगा, Q की जगह क्या रख दिया, लैम्डा L रख दिया, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति है, तो यहाँ से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन S1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 के योग के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये सरफेस इंटीग्रेशन S1 वक्र पृष्ठ होगा, S2 कैसा होगा, वृत्तीय पृष्ठ होगा, और S3 कैसा होगा, वृत्तीय पृष्ठ होगा। तो यहाँ से सरफेस इंटीग्रेशन S1 E डॉट DA, सरफेस इंटीग्रेशन S2 E डॉट DA प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 E डॉट DA बराबर क्या होगा, लैम्डा L अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ E DA के बीच का कोण 0 है तो cos 0 आ जाएगा, यहाँ 90 है तो cos 90 आ जाएगा, यहाँ भी 90 है तो cos 90 आ जाएगा, और ये बराबर लैम्डा L अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसके बाद सरफेस इंटीग्रेशन S1 E DA प्लस 0 बराबर लैम्डा L अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। E को बाहर लिया, सरफेस इंटीग्रेशन S1 बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन जो S1 है, ये जो S1 पृष्ठ है ये कैसा है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R हो जाएगा। अब 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का नीचे भाग दे दिया, तो यहाँ से E बराबर 2 लैम्डा और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 2K लैम्डा अपॉन क्या आएगा, R। यहाँ K कूलम्बियन नियतांक है, लैम्डा क्या चीज है, रैखिक आवेश घनत्व है, तो यहाँ सीधा सीधा अपन देख सकते हैं कि जो E का मान होगा वो विद्युत दूरी R के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो दूरी R की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो 1 अपॉन R के साथ क्या होगा, परिवर्तित होगा। यदि ग्राफ खींचें तो यहाँ पर ये ग्राफ हो जाएगा, इस तरफ क्या लिया अपन ने, E लिया है, इस तरफ क्या लिया अपन ने, R लिया है, तो ये ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से आएगा।
और यदि यहाँ पर ग्राफ खींचे किस किस के बीच में, E और 1/r के बीच में, तो E और 1/r का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि E समानुपाती कितना है, 1/r है। तो इस तरह से गाउस के नियम द्वारा अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ होने वाला जो परिवर्तन है उसको ग्राफ के द्वारा इस प्रकार से क्या करते हैं, अपन निरूपित करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।